नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे पिछड़ों पर सियासत। देखिए, ओबीसी आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के ही नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए तैयार है, लेकिन इस सरकार पर आगे पीछे होते दिख रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान रिव्यू पिटीशन की बात कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि सरकार के पास रिव्यू कराने का कोई ठोस आधार नहीं है। इस बीच मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव जून में हो सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक में निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव कराने के लिए हम आज ही तैयार है। 12 जून तक एक चुनाव कराया जाएगा, 30 जून तक दोनों चुनाव कराए जाएंगे। नगरीय निकाय चुनाव कराना आज की तारीख में आसान है। आरक्षण और परिसीमन दोनों हैं। पंचायत चुनाव में आरक्षण बाकी है, लेकिन सियासत में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जमकर अपना रंग दिखा रहा है। जमकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। एक दूसरे को पिछड़ों का विरोधी और खुद को हितैषी साबित करने की होड़ मची है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि चुनाव में हम 27% टिकट ओबीसी कैंडिडेट्स को देंगे। इससे एक कदम आगे जाते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि 27% क्या, हम योग्यता रखने वाले ओबीसी कार्यकर्ताओं को 27% से ज्यादा सीटों पर टिकट देंगे। अब आपको बता दें कि सरकार ने 49% आबादी बताते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मध्य प्रदेश में 35% आरक्षण मांगा था, लेकिन रिपोर्ट तैयार करने में लापरवाही कर दी। निकायवार रिपोर्ट ही नहीं बनाई। नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए अधूरी रिपोर्ट खारिज कर दी और इसका सीधा असर सरकार, लोकल चुनाव और राजनीतिक दलों पर पड़ रहा है। अब क्या करेंगे? इंतजार कर सकते हैं। दूसरी तरफ चुनाव की तारीखों के लिए जहां तक मैं बात करूं या एक अधिसूचना की मैं बात करूं, तो चुनाव आयोग स्पष्ट कर रहा है कि हम जून में 12 तक एक और 30 तक दोनों हो सकते हैं। अब क्या होगा, उसके पहले रिव्यू पिटीशन भी जानी है। इस मुद्दे पर क्या निकल कर आएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले कुछ प्रतिक्रिया है, वो सुनते हैं। हमारा नेतृत्व इस दिशा में इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि ओबीसी समाज वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए केवल 27% क्यों, हो सकता है कहीं 27 से ऊपर भी कार्यकर्ता जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस दिशा में आगे बढ़ने का काम करेगा। बड़े मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से, आपके माध्यम से, आपकी सरकार थी, 15 महीने मुख्यमंत्री थे, 27% ओबीसी के आरक्षण की जो मध्य प्रदेश विधानसभा में संकल्प पारित करते बात उस समय हुई थी, आप मुख्यमंत्री थे। परीक्षाओं के अंदर जब स्टे लगा था तब आप 15 महीने क्या करते रहे, उन बच्चों को आप अवसर नहीं दिला पाए थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही बनी, माननीय शिवराज सिंह चौहान ने जैसे ही शपथ ली, उसके बाद मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय से लेकर के जब प्रयास करते हुए 27% रिजर्वेशन देने का काम मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। हमें बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल कोई प्रयास नहीं किया, कोई कानून नहीं लाए। संविधान में संशोधन हो सकता था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आने वाले निकाय चुनाव में हम 27% टिकटें पिछड़े वर्ग को देंगे। तो पिछड़ों पर सियासत, और ये सियासत कब तक चलेगी? देखिए, ओबीसी को हितैषी बनाने की होड़ सी नजर आ रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि हम तो अब आने वाले समय में ये हो या ना हो सरकार की गलती है, लेकिन हम जो टिकट्स देंगे उसमें हम 27% आरक्षण के हिसाब से ही टिकट्स देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है, जो वीडी शर्मा को भी हमने सुना, कि आपको जो करना है आप करें, हम तो योग्यता रखने वाले 27% क्या, इससे भी ज्यादा का हम करके दे देंगे। देखिए, जो कुछ भी बात थी, सवाल ये है कि आखिरकार इस पर लड़ने की क्या जरूरत है। जो कुछ भी हुआ, इसका असर किस पे पड़ रहा है? इलेक्शन पे असर पड़ा, राजनीतिक दलों पर पड़ा, और इतने समय से देखिए एक चुनाव की प्रक्रिया होती है, उसमें इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आया है। कुछ साल कोविड की वजह से कैसे हुए हमने वो भी देखे हैं। उसके बाद लगातार टलते 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 एक लंबा वक्त हुआ, और उस वक्त के बाद जब होना था तब नहीं हो पाया, सरकार बदल गई। उसके बाद भी बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, ओबीसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप हुए। अब जब ये तमाम चीजें होनी थी और धीरे धीरे सब पटरी पर आ रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सबको हिलाकर रख दिया, क्योंकि बहुत स्पष्ट हुआ कि रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से नहीं गई और इसके लिए सरकार या सत्ता पक्ष दोषी है। देखिए, विपक्ष को तो एक मुद्दा मिल गया है बैठे बिठाए, लेकिन इसको हम इस तरह से ना देखें कि
सिर्फ झगड़ा हो, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप हो, इसे इस तरह से देखिए कि अब आखिरकार इलेक्शन होगा तो किस तरह से हो, किस तरह से उसका ध्यान रखा जाए, क्योंकि इलेक्शंस को ना टालना बेहतर होगा। और राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए बहुत स्पष्ट कर चुका है कि हमें 2 हफ्ते का टाइम दिया, 2 हफ्ते के बाद हम अपनी अधिसूचना जारी कर सकते हैं। और उन्होंने आज जो डेट्स भी कुछ क्लियर करी है कि एक टारगेट है 12 जून तक एक और 30 जून तक दोनों चुनाव कराए जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर उसके पहले जो बात हो रही है रिव्यू पिटीशन की, वो कब होगी, कब चर्चा होगी, क्या 2 हफ्ते के पहले तमाम यदि सब कुछ क्लियर हो जाता है या तमाम चीजें टाइम से चली जाती हैं, उस पर फैसला आएगा तो क्या वो बदल जाएगा, क्या हो जाएगा आरक्षण, बहुत सारे सवाल हैं। विस्तार से इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गीत धीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। गीत जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमित तावरे जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गीत जी आपसे करना चाहती हूँ। आपको भी पता होगा विपक्ष को तो देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया। ये छोटा सा मुद्दा नहीं, क्योंकि इलेक्शन का समय है, सुप्रीम कोर्ट से जो चीज़ें आई हैं, राज्य निर्वाचन आयोग का जो स्टेटमेंट हमने देखा है, वो तो कह ही रहे हैं कि हमको तो 2 हफ्ते की बात कही गई है, हमारी अधिसूचना होगी। और आज भी मैंने जिस तरीके से सुना, उन्होंने कहा कि 12 जून तक एक और 30 जून तक हम दोनों चुनाव करा सकते हैं, हमारी तो पूरी तैयारी है। ऐसे में ये आरक्षण की जो बात है, ये जो रिव्यू पिटीशन सत्ता पक्ष की तरफ से या सीएम शिवराज की तरफ से जानी है, अब इसमें ये होगा कि या तो ये समय से जाए और कोई निर्णय में क्या बदलाव हो सकता है, होता है तो इस पाले में या भारतीय जनता पार्टी के पाले में गेंद आएगी, इसलिए आ जाएगी कि हाँ कुछ करके दिखाया, नहीं तो बैठे बैठे विपक्ष के पास एक मुद्दा है। लेकिन मुझे लगता है इन सब के बीच में आप जैसे राजनीतिक दलों के साथ साथ लोकल इलेक्शन की जो बॉडी होती है वो भी पिस रही है, और जनता तो पिस ही रही है। जनता को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है इस चीज को टलते टलते, और अब जब आया तो फिर एक बार ये ओबीसी का आरक्षण आ गया। क्या कहेंगे? देखिए राखी जी, कांग्रेस को मुद्दा मिला नहीं है। कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से ये मुद्दा बनाया है और ओबीसी वर्ग को छला है। ये कभी नहीं चाहते थे कि किसी भी वर्ग का जो है वो विकास हो। खास करके जब ओबीसी वर्ग की बात की जाती है तो ओबीसी वर्ग के साथ तो ये आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, व्यवसायिक दृष्टि से कभी भी नहीं चाहते थे कि ये लोग सक्षम हो पाए। उनका हमेशा राजनीतिक वोट बैंक की तरह कांग्रेस ने उपयोग किया, और ये तब भी किया है। देखिए क्यों नहीं करवाया ट्रिपल टेस्ट कांग्रेस ने। दूसरी बात, याचिका किसने लगाई थी? सब जानते हैं कि विवेक तनखा जी और सैयद जाफर जो इनके प्रवक्ता हैं, छिंदवाड़ा से आते हैं, वो कांग्रेस को ये चीज समझनी चाहिए। फिर देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक गोविंद सिंह जी हैं जो आज इनके नेता प्रतिपक्ष हैं। देखिए आप भी देख रही होंगी, ये जो है नोटिफिकेशन है और ये विधेयक है मध्य प्रदेश विधानसभा में जो दिया गया था 6 जुलाई 2019 को गोविंद सिंह जी के द्वारा। मैं जूम करके जो इसमें हाईलाइट किया हुआ है वो देख भी रहा होगा, तो मैं वो दिखा रहा हूँ। देखिए इन्होंने 27% आवाज जो है ओबीसी वर्ग की जनसंख्या की बात स्वयं पटल पे झूठ बोल के रखी है। जो इनकी 15 महीने की सरकार थी, क्यों बोला झूठ? फिर जो है वहाँ राजनीतिक दृष्टिकोण को देखते हुए योजनाबद्ध तरीके से पूरा जो है इन्होंने खेल खेला और ओबीसी वर्ग को छलने का कार्य किया है। अब जनता अच्छे से जान चुकी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और एवं सांसद जो है हमारे वीडी शर्मा जी, उन्होंने आज साफ बोला है कि देखिए न्यायालय अपना फैसला दे चुका है, हम सर्वोच्च न्यायालय में जा रहे हैं, परंतु अगर आज के दृष्टिकोण से भी हमें जो है वो चुनाव करवाने पड़े, हम तैयार हैं। और लेकिन हम 27% क्यों? हम तो मानते हैं याद है तो हम 30%, 35%, 70% तक के हम जो है वो ओबीसी वर्ग के लोगों को सीट दे सकते हैं। हमें जिताऊ कैंडिडेट और अच्छा कैंडिडेट जो है वो चाहिए, और ओबीसी वर्ग के लोगों को हम छलना महसूस नहीं करे देंगे, क्योंकि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। तो हम किसी भी वर्ग को, खास करके जिस वर्ग को कांग्रेस ने छला है, उसके साथ कैसे अन्याय होने दें? क्योंकि देखिए कांग्रेस जो है इनके साथ शोषण की राजनीति निरंतर करती आई है। कभी बोलते थे कि साहब दलित जो है हिंदू नहीं होते, कभी मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के साथ बैठक करके बोला जाता है कि हम हिंदुओं को देख लेंगे। कांग्रेस हमेशा इस प्रकार की राजनीति करती आई है और आज भी। देखिए उसके अलावा और बहुत सारी चीजें, कांग्रेस के बहुत सारे प्रमाण हैं कि कांग्रेस ने जो है यहाँ पर इनके जो है जब इनकी सरकार थी तो एडवोकेट जनरल तक के उपस्थित नहीं हुए। 10 मार्च को जब याचिका लगी थी, जो 8 मार्च 2019 को 14 से 27% आरक्षण के विषय में जब याचिका लगी थी, तो इनके एडवोकेट जनरल उपस्थित नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए? ट्रिपल टेस्ट क्यों नहीं करवाया? बहुत सारे विषय हैं। फिर आपके जो है गोविंद सिंह झूठा जो है वहां पर विधानसभा में पटल पे जानकारी देकर आ रहे हैं, गंभीर बात है, लेकिन ये छलने का काम किया ही क्यों जाता है?
जब भी देश के कोई घोटाले होते हैं, जब भी देश के साथ कोई छलावा होता है, हमेशा कांग्रेस का नाम निकल के क्यों आता है? वो भी तथ्य और प्रमाण के साथ में। मैं भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के सामने लेती आई है। इस प्रकार की चीजें जनता इनको समझ चुकी है। देखिए, भले ही जो है पंचायत चुनाव की हम बात कर रहे हैं आज, क्योंकि सबसे पहले इस पंचायत चुनाव को इन लोगों ने रुकवाया था। अब पंचायत चुनाव किसी जो है लोगों के साथ में नहीं होते, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या अन्य किसी दल के साथ नहीं होते, लेकिन जो लोग रहते हैं, ये कहने में कोई गलत बात नहीं है, वो कहीं ना किसी दल के साथ जुड़े रहते हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस को मालूम था कि हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं, हमारे जो सहयोगी हैं, वो भी कहीं ना कहीं जीत के नहीं आ सकते, ये अपनी जमीन खिसकती हुई देख रहे थे और उसको भाग गए थे। इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से वही खेल खेला और पूरे के पूरे 51% की आबादी वाले ओबीसी वर्ग को ही छलने का कार्य कर दिया। निंदनीय है ये दृश्य इनका जो अभी मध्य प्रदेश को दिखाया है, और ये कृत्य के लिए इन्हें क्षमा मांगनी चाहिए कमलनाथ के राज्य में जो 15 महीने की सरकार में इन लोगों ने किया, जिसका खामियाजा आज तक के मध्य प्रदेश की जनता भुगत रही है। ये महाराष्ट्र से कहीं जोड़ के बात कर रहे थे और इसको खेल खेल रहे थे ये वर्ग के साथ में। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। अमित जी, बहुत सारी बातें गीत जी ने भी बोली हैं और कांग्रेस भी लगातार ये कहती आ रही है कि ओबीसी विरोधी भारतीय जनता पार्टी है, करना होता तो सारी चीज़ें पहले से ठीक ठाक भेज देते, लेकिन यहाँ तो और पीछे चले जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। और अभी गीत जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि पहले ही जानकारियां आप लोगों ने गलत रखी थी, जिसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। देखिए, ओबीसी आरक्षण को लेकर हमारी नीति आज से नहीं 20 साल से स्पष्ट है। दिग्विजय सिंह जी के समय में हमने ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और ओबीसी वर्ग को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि उसको आरक्षण नहीं मिला। फिर उसके बाद 15 साल बाद हमारी सरकार आई, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक बार फिर हमने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के तहत ओबीसी को 27% आरक्षण देने का फैसला किया, लेकिन पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार गिरा दी गई। और उसके बाद क्या स्थिति है आप देखिए। अपने राजनीतिक जीवन में मैंने इससे ज्यादा स्पष्ट फैसला कभी नहीं देखा कोर्ट का, कि किसी कोर्ट ने सरकार के खिलाफ इतनी स्पष्टता से फैसला सुनाया हो। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि यदि मुख्यमंत्री जी में थोड़ी भी पिछड़ों के प्रति सहानुभूति है तो वो अपना इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। ट्रिपल टेस्ट में ये लोग पास नहीं हो सके। और आप देखिए, ये पिछड़ों की बात करते हैं। इन्होंने, कमलनाथ जी ने जब कहा कि हम अपनी पार्टी में 27% आरक्षण देंगे, तो उसको कॉपी करने के चक्कर में इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक और कदम आगे बढ़ गए कि भैया हम तो 35% आरक्षण देंगे। अब इनकी कथनी और करनी में किस तरीके से अंतर है मैं आपको बताता हूँ। वर्तमान समय में गुना शिवपुरी लोकसभा से सांसद हैं डॉक्टर केपी यादव जी, जो कि पिछड़ा वर्ग से आते हैं। उनके द्वारा सरकार के कैबिनेट मंत्री ये बोलते हैं कि भाई हम जनता की तरफ से महाराज साहब आपसे माफी मांगते हैं जो गलती हुई है। तो आप सोचिए कि जब ये वर्तमान सांसद जो कि पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनके साथ इतना अन्याय कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी को किस तरीके से प्रदेश भाजपा कार्यालय से धक्का देके बाहर निकाला गया था, ये हमने सभी ने देखा है। तो ये लोग सिर्फ पिछड़ों के नाम पे राजनीति करते हैं, वोट लेते हैं और इनको किसी से कोई भी सहानुभूति नहीं है। ये हमेशा लोगों को छलते हैं। मुख्यमंत्री जी कलाकारी की राजनीति करते हैं, वो जिस वर्ग के बीच में जाते हैं वहाँ के हो जाते हैं। कभी कहते हैं कोई माइका लाल नहीं है जो आरक्षण जो है वो छीन ले, सवर्ण वर्ग के बीच जाते हैं वहाँ के हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 3-4 बार के कार्यकाल में शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में किसी भी वर्ग का भला नहीं हुआ है। पूरी तरीके से मध्य प्रदेश को इन्होंने बंटाधार और निचले उसकी श्रेणी में आ गया है। और आज आप देखिए कि जो हम लगातार एक बात और बोल रहे थे बिजली की कमी की, आपके चैनल पे बैठ के लोग स्वीकार नहीं करते थे। आज इनके कृषि मंत्री का वीडियो आया है कि किसानों को भैया जो कटौती के बाद वाली 10 घंटे की बिजली है वो तो दे दो, वरना किसान निपटेंगे तो हमको भी निपटा देंगे। तो ये स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी जो भी बोले, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के मेरे भाई बैठे हैं कि इधर उधर की बातें मत करो। आप तो ये बताओ कि कोर्ट का फैसला सरकार के खिलाफ आखिर क्यों आया है। आज पंच से लेके प्रधानमंत्री तक आपके हैं, मुख्यमंत्री आपके हैं। इतना समय कोर्ट ने आपको दिया, 2 साल लेट चुनाव आपने करा दिए।
और उसके बाद भी पिछड़ा वर्ग के हमारे भाई बहनों को जो है इसका आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका। तो इस बात का जवाब जो है वो सरकार को देना ही होगा। ये लोग इधर उधर की कितनी भी बातें कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा अमित जी, एक बात और है, सीएम शिवराज का विदेश दौरा था जो उन्होंने निरस्त किया है और उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है कि इस वक्त शायद इस चीज़ की लड़ाई उनके लिए महत्वपूर्ण है, इस चीज़ के लिए प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें चले जाएं, रिप्यूटेशन लगानी है और इसी वजह से जो उनका दौरा था, जो उनके एक महत्वपूर्ण निवेश को लेकर वहां पर समिट होनी थी, वो उसमें नहीं जा रहे हैं क्योंकि इलेक्शन यदि जून में ही होता है या डेट्स वाइज भी यदि हम बात करें जो अभी आज चीज़ें आई हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से तो जो सामने आ रहा है, जो उनके बयान या उनके स्टेटमेंट के बाद में कह रही हूँ कि शायद वो सोच रहे हैं कि काम करना चाह रहे हैं ओबीसी वर्ग के लिए। देखिए, हम तो शुरू से बात कर रहे हैं कि शिवराज जी जो है वो कलाकारी की राजनीति करते हैं। वो जो विदेश इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे थे या जिनको लुभाने जा रहे थे, भैया आप चौथी बार के मुख्यमंत्री हो, कौन सी बड़ी कंपनी आप मध्य प्रदेश में ले आए? आज भी मध्य प्रदेश का मेरा जब युवा जो है इंजीनियरिंग करके जब कॉलेज से निकलता है और उसके माता पिता अपनी पूरे जीवन भर की कमाई उसकी पढ़ाई लिखाई में लगा देते हैं, जब वो डिग्री लेके निकलता है तो मध्य प्रदेश में कोई भी बड़ी कंपनी उसको नहीं मिलती है नौकरी करने के लिए। फिर उसको मजबूरन आंखों में आंसू लेकर हैदराबाद, मुंबई, पुणे, बेंगलोर यहाँ पे भागना पड़ता है और उसके बुजुर्ग माँ बाप जो हैं वो यहीं पर रह जाते हैं। और रही दूसरी बात, इनका विदेश दौरा जो है इन्होंने कैंसिल किया है। अब ये घड़ियाली आंसू बहाना चाहते हैं कि भाई मैं पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन जब आपको जो कुछ करना था कोर्ट में आप कर नहीं पाए, उसका खामियाजा जो है पिछड़ा वर्ग को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, गीत जी अपनी बात रखिएगा। देखिए मेरे भाई अमित जी ने जो बातें बोली बड़ी गोलमोल बोली और स्पष्ट रूप से नहीं माना। अब मैं इनको बताता हूँ साहब, ये जो कोर्ट में गए थे ये तो आपके सैयद जाफर और विवेक तनखा गए थे, ये तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से गए थे। हम तो बोल रहे थे कि 51% आबादी को आप 27% बता रहे हो। हम तो यादा की बात कर रहे थे, हमारे शिवराज जी की अब बात कर रहे हो। हमारे ये मुख्यमंत्री खुद स्वयं ओबीसी वर्ग से आते हैं और 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के जो है ओबीसी वर्ग से मध्य प्रदेश को हमने दिए हैं। ये चुन के आए साहब, ये माननीय विधायक होते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद में देखिए आपने विधानसभा के पटल पे गलत जानकारी रखी, जो मैंने अभी चैनल के माध्यम से जनता को भी अवगत करवाया। जिम्मेदार चैनल है, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। देखिए उसके अलावा आप बोल रहे हैं कमलनाथ जी, अरे कमलनाथ जी तो अपने क्षेत्र के लोगों को बढ़ावा देना चाहते थे, सैयद जाफर को क्यों जाने दिया? फिर उसके अलावा आपने विवेक तनखा जी से क्यों लगवाने दिया? फिर आपका एडवोकेट जनरल क्यों नहीं होता? उसके वहां पर उपस्थित आपकी सरकार की ना ट्रिपल टेस्ट आप क्यों नहीं करवाते? आपके कारण ये योजनाबद्ध तरीके से हम बोल रहे हैं साहब। और आप कलाकारी की बात कर रहे हैं, आपने साहब किस वर्ग को नहीं चला? आप वर्ग की बात छोड़ दीजिए, हम तो जातिगत दृष्टिकोण से नहीं देखते, हम तो सबका विकास की बात करते हैं। हमने कृषकों को नहीं छोड़ा, अतिथि शिक्षकों को नहीं छोड़ा, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ गए थे मध्य प्रदेश में, बेटियों को लैपटॉप और स्कूटी मिलते थे वो रुक गए थे, कन्यादान योजना आपने बंद कर दी थी, लाडली लक्ष्मी योजना आपने बंद कर दी थी, उसके अलावा आपने तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी थी। तो आपसे ओबीसी वर्ग के लिए ईमानदारी से कार्य कैसे जो है माना जा सकता है कि आप करेंगे? कैसे उसकी जो है हम जो है उम्मीद की जा सकती है? कांग्रेस पार्टी हमेशा से सिर्फ वोटों की राजनीति, और वो भी अभी देखिए लाशों की राजनीति करने, राजस्थान चाहे हम खरगोन की बात करें, सब तरफ देख रहे हैं आप, लाशों की राजनीति करती है साहब कांग्रेस। और इनका इतिहास रहा है आज भी। 70 सालों में आपने क्या किया सबको मालूम है। आप बेरोजगारों की बात कर रहे हैं साहब, हमने अभी 10,57,000 नौकरियां तो केवल 4 महीने की दी हैं। ये मैं आपको नवंबर 2021 से 2022 फरवरी के आंकड़े बता रहा हूँ। अब प्रति माह जो है हम 7 तारीख को जो है रोजगार दिवस मना रहे हैं। आने वाले टाइम में उसमें लोग उसके अलावा आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल था कि साहब कितनी बड़ी इंडस्ट्री, साहब 114 इंडस्ट्रीज है, लिस्ट के साथ में नाम उपलब्ध करवा लेता हूँ, नंबर उपलब्ध करवा लेता हूँ, फोन लगा लीजिएगा, व्यक्तिगत रूप से सबका प्रचार हो जाएगा चैनल पे, अच्छा नहीं है। और ये जो है आपको मैं नंबर भी उपलब्ध करवाऊंगा, फोन करके अवश्य जानकारी लेकर कमलनाथ जी को भी अवगत करवाइएगा और फिर आपके समय की भी हमें अवगत करवाइएगा कि आपने कितनी इंडस्ट्रीज लगाई हैं मध्य प्रदेश में। और इंदौर जाते हैं या किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो आप अच्छे अच्छे जो सड़कों पे घूम रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की बुराई कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। अच्छे अच्छे कमरों में जहाँ आपको पूरे टाइम बिजली मिल रही है ना साहब, जहाँ एसी चल रहे हैं, वहाँ बैठ के आप योजनाबद्ध तरीके से जो ओबीसी वर्ग को छलने की नीतियां बना रही है, भारतीय जनता पार्टी की देन है जो आपको बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। आपकी सरकार आते ही सबने देखा था बिजली संकट किस प्रकार से गहरा गया था। तो ओबीसी वर्ग के लिए आपसे कैसे अपेक्षा की जा सकती है कि आप सच्चे मन से कार्य करेंगे? आपने तो 51% की आबादी को केवल और केवल 27% आबादी बता के थल लिया। आपके कितने नेता जो हैं ओबीसी वर्ग के लिए कुछ कार्य कर पाए? हमारी तो डोर टू डोर राशन से लेकर अन्य योजनाएं हैं, रिक्शा चालक तक के लिए योजना है, और जो है आप छात्रावास देखेंगे हमारे तो उन लोगों के लिए भी योजना है जो पढ़ने आते हैं। आप बोल रहे हैं आंसू, और ये हम तो बुजुर्गों के लिए भी योजना लेके आए, हर वर्ग के लिए
चाहे वो सामान्य वर्ग से आता हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग से आता हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़े वर्ग से आता हो, ओबीसी जिसको कह रहे हैं आप। तो देखिए, पिछड़े वर्ग की भी जब आप छलने की बात करते हैं, आप मुझे केवल और केवल इतना बताइए, विवेक तनखा क्या आपकी पार्टी से नहीं आते हैं? क्या विवेक तनखा ने याचिका नहीं लगाई थी? भारतीय जनता पार्टी का तो कोई रोल ही नहीं था, गए तो आप न्यायालय थे। आप 14% से उसको 27% कैसे बता रहे हो जब 51% की आबादी? दूसरी बात, आपने कोर्ट की बात बोली थी, माननीय न्यायालय की। आपके कपिल सिब्बल जी भी ये कहते थे कि राम मंदिर का निर्णय तो हम रुकवा देते अगर हमारी सरकार होती। साहब, हम नहीं रुकवाते, हम तो निर्णय का बहुत स्वागत करते हैं, हम इस प्रकार के लोग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सहज रूप से जनता के बीच में सेवा का कार्य करती है, ना कि किसी लोगों के लिए। जो जी, मुझे लगता है आम जनता जो है, जो इन चीज़ों को देख रही है, सुन रही है, जितना वो समझ पा रही है, बहुत मैं ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ जो सिर्फ देखते और सुनते हैं, उनको शायद ऐसा डाउट रहता है। जैसे बार बार बात हो रही है ना, विपक्ष कह रहा है सत्ता पक्ष की गलती है, सत्ता पक्ष कह रही है विपक्ष की गलती है, और बार बार यही बात आ रही है कि आज यदि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो ट्रिपल टैक्स उनके होते हैं उसमें वो जानकारी उनको प्रॉपर नहीं थी, अधूरी थी, तो अभी प्रथम दृष्टया वो जानकारी सरकार की तरफ से गई थी, इसलिए सरकार को दोषी माना जा रहा है। इसमें कांग्रेस जब पहले गई थी तो कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट अभी के लिए कैसे आ रहा है, ये मुझे लगता है बहुत कंफ्यूजन करने वाली स्थिति है जो लोग नहीं समझ पा रहे। देखिए, मैं साफ रूप से बात बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो कोर्ट ने निर्णय दिया है, वो जो है उन्होंने ये बोला है कि आप इसके बिना चुनाव करवा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिगत रूप से उससे अधिक, 35 की बात बोल रहे हैं, हम तो 70 तक के जा रहे हैं। साहब, ये निर्णय हम करेंगे कि 30 देना है, 35 देना है, क्योंकि 51% की आबादी है। दूसरी बात, ये जनता जो नहीं समझ पा रही है, राखी जी, जो आपका सवाल था, देखिए जनता के लिए मैंने आपको प्रमाण दिखाए। गोविंद सिंह जी का जो है वो प्रस्तुत किया हुआ, देखिए मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। ये जो है ये गोविंद सिंह जी के द्वारा प्रस्तुत किया हुआ माननीय विधानसभा के अंदर पटल पे रखी गई जानकारी है। तो इसमें वो स्वयं कह रहे हैं, और ये मैं दिनांक भी बताता हूँ, 6 जुलाई 2019 को उन्होंने, ये मैं आपकी बड़ी स्क्रीन आ रही है तो फिर एक बार जनता को मैं दिखाना चाहूंगा। और ये देखिए, इसमें डॉक्टर गोविंद सिंह नीचे तारीख के साथ में मैं दिखा रहा हूँ। तो ये प्रमाण है, ये जनता इसको देखे और समझे कांग्रेस का असली चेहरा, कि कांग्रेस जो है छल किस प्रकार से कर रही। पिछड़ों के साथ में भी इन्होंने छला, किसानों को इन्होंने छला, और ये पिछड़ों के साथ ये पीछे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि ये उनका कभी आर्थिक विकास, कभी राजनीतिक विकास, कभी जो है व्यावसायिक विकास नहीं चाहते। केवल उनको वोट बैंक की राजनीति के लिए पिछड़े याद आ जाते हैं, अन्यथा इनको कोई लेना देना नहीं पिछड़ों से। इनको तो राम राम जपना, पराया माल अपना से जो है मतलब है। अभी आप इनके राहुल गांधी जी से पूछिए, अभी हमारे आपने शिवराज जी की तुलना करी थी कि ये जो ओबीसी वर्ग की बात है कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन हमारे शिवराज जी यहाँ रुक गए, जबकि इन्वेस्टर्स मीट होने वाली नवंबर में बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश की आगे के लिए, और वो निश्चित रूप से होगी। लेकिन उन्होंने अभी अपना विदेश जाने का दौरा खत्म कर दिया, उसको रोक दिया, तुरंत उसकी बैठकें खत्म कर दी। और आपके जो राहुल गांधी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो राजस्थान में जब दंगे हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जल रहा है राजस्थान, लड़ रहे हैं लोग, तो पब में जाके पार्टियां कर रहे हैं, वो भी चीनी राजदूत के साथ में। निंदनीय है साहब, इस प्रकार का घटनाक्रम हो रहा है। और आप लोग बोल रहे हैं कि जनता नहीं समझती। क्या जनता मूर्ख है? जनता सब समझती है और करारा जवाब देती रहती है आपको। लेकिन जो आपके दिग्विजय सिंह जी ने बोला था 2023 में कांग्रेस का अंत हो जाएगा, शायद वो बात सही लग रही है। अब तो जो आपने जनता के साथ किया, जनता आपको घर ही बैठाने वाली है, क्योंकि हर वर्ग को आपने छला, ऐसा कोई नहीं जिसको आपने ठगा नहीं। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है आने वाले समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि यदि जून ही अंततः फाइनल होता है तो मुझे लगता है कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, और प्रॉपर उम्मीदवारों की फिर एक लिस्ट होगी और चीज़ों पर डिस्कशन होगा, कैसे करना है। दोनों ही राजनीतिक दल उसी लाइन से चलेंगे कि हम कितने आरक्षण के साथ टिकट्स देते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब जनता इसे किस तरह से लेती है, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा आने वाला इलेक्शन। अमित जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा, समय की सीमा। देखिए, मेरे भाई ने बड़ी ही अच्छाई से मेरी बातों को टाल गए। ना वो डॉक्टर केपी यादव जी के बारे में बोले कि इतना बुरा क्यों हो रहा है उसके साथ, ना उमा जी वाली बात का जवाब दिया इन्होंने, ना उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि ये जो कोर्ट का फैसला आया है ये क्यों आया है। कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने सरकार को फटकार आखिर क्यों लगाई है। विपक्ष के ऊपर बोलने से कुछ नहीं होगा। स्पष्ट तौर पर मेरे पास ये प्रिंट आउट रखा है, जहां बोले मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भिजवा दूंगा, इसको पूरा अध्ययन करें। और मैं फिर बोल रहा हूं कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतना स्पष्ट फैसला किसी सरकार के खिलाफ नहीं देखा है। मुझे ये उम्मीद थी कि अब तो मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इनकी कमी की वजह से आज जो है पिछड़ा वर्ग के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है। इनको इतना समय दिया, कोर्ट ने कहा
कि बार बार हमने आपको पर्याप्त समय दिया और कितना लेट यहाँ पे सारी चीजें हो गई हैं, उसके बाद भी ये स्थिति है। तो मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि पिछड़ा वर्ग की बात हो, अनुसूचित जाति जनजाति की बात हो, सवर्ण समाज की बात हो, कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आजादी की लड़ाई जो है इस देश की जनता के साथ लड़ी है और कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। इस नाते कांग्रेस पार्टी की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है और उसी कारण हमने दिग्विजय सिंह जी के टाइम भी दिया, फिर इनकी सरकार आई इन्होंने छीना, कमलनाथ जी के समय हमने दिया, फिर इनकी सरकार आई इन्होंने छीना। तो आज ये स्थिति जो है, इसलिए सब कुछ स्पष्ट है। पिछड़ा वर्ग के हमारा जो भाई बहन है वो अब सारी चीजों को समझ चुके हैं और आने वाले जो समय में है जो है वो भारतीय जनता पार्टी को इस मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। समय की सीमा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बात हो रही थी कि आखिर पिछड़ों पर सियासत। देखिए, पिछड़ों पर सियासत कब नहीं हुई है, ये नया नहीं है, लेकिन अब नजदीकी है इलेक्शन की। बहुत सारी चीजें कोर्ट की तरफ से आ चुकी हैं, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से आ चुकी हैं। अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं क्योंकि इसका समाधान निकालना बहुत जरूरी हो जाएगा। बड़ा सवाल कि क्या होगा, क्योंकि अभी तक तो स्थिति यही दिख रही है कि लग रहा है कि बिना आरक्षण के ही होगा। खैर, रिव्यू पिटीशन जाने दीजिए, उसके बाद 2 हफ्ते का समय है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।